मगम यार मजा करे एक बेफैसला गानोश मगम यार मजा करे एक बेफैसला गानोश जुदा बोक हौसला गानोश यार बिताब मेहर सिलसिला गानोश बो तू जो उम्मीद एक नुश गिला गानोश यार बिताब मेहर सिलसिला गानोश बो तू जो उम्मीद एक नुश गिला गानोश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गिलगित टीवी। मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, यकीनन आप गिलगित बल्तिस्तान की मौसीकी से आशना होंगे, यहाँ के मौसीकारों से आशना होंगे। बहुत बड़े बड़े नाम गुज़रे हैं। जान अली हैं, अब्दुल गफ़ूर चिलासी हैं, हसरत हैं, वगैरह वगैरह, बहुत इनकी लंबी लिस्ट है। ये शख्सियात जिनका मैंने नाम लिया, ये मौसीकी को, गिलगित बल्तिस्तान के इस फ़न को एक मकाम तक लेके आए थे और उस मकाम से आगे एक जिद्दत के साथ, एक नई रिवाइवल के साथ कुछ और लोग लेके गए। बहुत ख़ास लोग हैं और उन ख़ास लोगों में से दो ख़ास लोग आज हमारे मेहमान हैं, ज़फ़र वक़ार ताज और सलमान पारस। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मोरक थे ने माँ गिलीत वनुस वगैरह वगैरह, एक लंबी लिस्ट है। और एक नई एल्बम भी रिसेंटली इनकी रिलीज़ हुई है। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों शख्सियात आज हमारी मेहमान हैं और आपने टाइम दिया। सबसे पहले ताज साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये सिलसिला जहाँ से रुका था, मैं इसको रुका कहता हूँ, आप शायद इससे इत्तफाक ना भी करें, जहाँ से था इसको आगे लेके जाना, आपने जिद्दत इसको दी, रिवाइवल इसका हो गया। कैसे आपके जहन में आया, किस तरह ये ख्याल आया? मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बेसिकली एक टीम वर्क है। इसमें क्रेडिट सारा न मैं लेने की कोशिश करूँगा, न किसी एक इंडिविजुअल को देने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट हमने जब लिया था हसरत के साथ और फिर सजाद के साथ, एक आध जाबिर के साथ, तो उस ज़माने में हम यही लाइव रिकॉर्डिंग जो हमारे पास होती है उसी लाइव रिकॉर्डिंग में थे। सलमान मीन वाइल चूँकि ये इस्लामाबाद आना जाना इसका ज़्यादा था, मुख्तलिफ़ इवेंट्स में आना जाना, तो इन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया कि हम क्यों ना स्टूडियो को ट्राई करें जहाँ पे ट्रैक रिकॉर्डिंग्स और ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये सलमान की तरफ से आइडिया आया? ये आइडिया आया तो फिर हमने जॉइंटली पहले तो एक जस्ट सैंपल हमने किया, गज़ल ज़ुबान अटेगस वाला, वो शना वाला वो करके हमने देखा। तो उससे किसी हद तक हमने एग्री नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे नहीं थे, सब कॉन्टिनेंट के यूज़ किए थे। तो हमने वो फिर डिस्कार्ड करके बाद के एल्बम में फिर हमने अपनी तरफ से दफ़ और जो चीज़ें हम समझते थे कि ले जाने की ज़रूरत है उनके साथ। मोरक थे ने एल्बम पहला एल्बम था और उसमें ये गज़ल ज़ुबान अटेगस ये भी शामिल थी, दोबारा रिकॉर्ड करके। तो स्टूडियो का मायार और यहाँ की रिकॉर्डिंग का मायार जब हमने देखा तो दोनों में बहुत डिफरेंस था। और सच भी ये है कि आज अगर आपने कॉम्पीट करना है मॉडर्न वर्ल्ड को, मॉडर्न म्यूज़िक को, हम गिला बहुत करते हैं, कोशिश बहुत कम करते हैं मुकाबले की। हम उर्दू से गिला करेंगे कि भाई ये आके छा गए, हम पश्तो से गिला करेंगे कि वो आके छा गया मार्केट के ऊपर। तो यहाँ से काउंटर करने के लिए जब आपने कोई उस तरह का एफर्ट की नहीं है तो फिर लाजमी बात है जब आप मार्केट को ओपन छोड़ेंगे, अपनी जगह भी आप विड्रॉ होकर उनके लिए खाली करेंगे, तो किसी न किसी ने तो उसको फिल करना है गैप को। तो उर्दू ने, इंडियन म्यूज़िक ने, पश्तो ने, इवन फ़ारसी और इंग्लिश ने फिल किया था। सही। जब ये एल्बम आपने किया, ये गाने जब मार्केट में आ गए, आपको उम्मीद थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना हिट होगा ये सारा एल्बम? इसके अंदर 3 गाने थे, आई थी 6 थे और हमें उम्मीद थी, ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमने प्राइवेटली इस पर काफ़ी मेहनत की थी, होमवर्क हमने बहुत किया था। कि अब हम लोग बेसिकली एक टीम भी हैं और दोस्त भी हैं, तो हम कहीं महीने में, 1.5 महीने में जब हमको कोई शाम फारिग मिलती है तो हम कोशिश करते हैं कि गिलगित या गिलगित के मुज़ाफ़ात में कहीं जाके बैठें और जस्ट अपने काम पे थोड़ा तवज्जो दें कि उस धुन को कैसे रिफ़ाइन करना है, उसमें म्यूज़िक कैसे होना चाहिए। तो अपने लिए प्राइवेट एक गैदरिंग भी हो जाती है, अपनी एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, थोड़ा कैथारसिस भी हो जाता है और इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है। लेकिन जो इंटरेस्ट गिलगित बल्तिस्तान में जैसे हैं, मुझे डायरेक्ट इंटरेस्ट इससे था कि आप जो इनको क्या कहते हैं, जो इक्विपमेंट आपने यूज़ किया मॉडर्न,
तो इनका ज़ाहिर है आप कोई प्रोफेशनल तो नहीं थे ना, सिंगर नहीं थे आप, म्यूजिशियन नहीं थे, तो इनका इस्तेमाल, ये आइडिया फिर उसको इस तरह मैच करना, ज़ाहिर है जब तक तवाज़ुन नहीं होगा तो वो फिर आप सर्टन एक जो क्वालिटी है वो फिर अचीव भी नहीं कर सकते ना। तो इसको कैसे आपने, बड़ा टेक्निकल है ना ये। पहली एक बात तो ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया। अच्छा, पहले आपने किया था? नहीं, हमने शायद पहले नहीं किया था, लेकिन ये है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, वही इलेक्ट्रिक हुआ ऑर्गन था। गिलगित में भी लाइव रिकॉर्डिंग में हमारे म्यूजिशियंस, हसनैन यूज़ करता रहा, अच्छा। अमीन यूज़ करता रहा, ठीक। मजीद साहब थे वो यूज़ करते थे, अख्तर निल्त का वो यूज़ करता था, जहांगीर इवन नौरोट नपूर के वो यूज़ करते थे। तो ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन यूज़ में थी हमारे। अच्छा, हारमोनियम की बात करें तो हारमोनियम मुंशी जवार भी यूज़ करते रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इवन अगर देखें ना, लोग हमसे बाज़ औक़ात क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको कहें 1980s की लाहौर स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, हसरत, नेमत वली, नज़ीम दिया, नज़ीम ताज दिया, साहब, बिल्कुल बड़ा नाम। इनकी सुने आप रिकॉर्डिंग्स, इनकी सुन, इवन तबला यूज़ हुआ है, अच्छा। इवन तानपुरा यूज़ हुआ है उसमें। तो भाई हमने तो तबला यूज़ नहीं किया, हम तो डडंग डामल पे आ गए हैं, खींच खांच के दफ से शुरू किया था। दफ भी हमारा लोकल इंस्ट्रूमेंट है, कहीं अच्छा। बाहर से नहीं आया है। सेंट्रल एशिया में यूज़ होता है, अफ़गानिस्तान में यूज़ होता है, हमारे पास यूज़ होता है, सिंकियांग में यूज़ होता डडंग है। डामल भी? डडंग डामल भी हमने यूज़ किया, बल्कि अभी तो डडंग डामल को काफ़ी जो उसकी बीट्स थी उनको काफ़ी ट्यून अप किया है, रिफ़ाइन अच्छा। किया है अभी। और डडंग डामल को ये हमारी कामयाबी थी, हमारी टीम की कामयाबी थी कि सितमगार के बाद हमारे डडंग डामल को एज इट इज़ इस बीट को फ़ारसी में इस्तेमाल किया। कुरैश बारियाल, अच्छा, अफ़गानिस्तान के कोई सिंगर हैं, उन्होंने, सही। और इसी बीट को नगमा ने इस्तेमाल किया है पश्तो में। ज़बरदस्त। नगमा मेरे ख्याल टॉप 5 में आती है पश्तो के सिंगर्स में। ठीक है। अफ़गानिस्तान काबुल यूनिवर्सिटी की उस बढ़िया। ज़माने के ग्रेजुएट हैं। उनके हस्बैंड मैंगल खुद म्यूजिशियन थे। तो जब उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस लेवल तक ये ले गए हैं, तो मेहनत की बात थी। अगर मेहनत नहीं करेंगे, मुज़ाफ़ात में पड़े रहेंगे, तो किसी ने नहीं तो देखा। आप परफेक्शन के कायल हैं कि जो आप करेंगे परफेक्शन से करेंगे। मेहनत अपनी तरफ से हम पूरी करते हैं, कोशिश ये हम नहीं कहते कि हम फुल स्टॉप नहीं हैं। हमारे बाद बहुत लोग आएंगे, हमसे बहुत आगे ले जाएंगे, इसका हमें पूरा इदराक है। लेकिन एटलीस्ट हम अपना जो बिट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सही। सलमान साहब, आप हीरो बन गए थे एकदम, कैसी फीलिंग थी? क्योंकि आप जिस लेवल से गा रहे थे और उसके बाद आप और ज़फ़र ताज का जो एमलगमेशन हो गया और ये एल्बम रिलीज़ हो गया, आप तो सुपर हिट और स्टार बन गए थे। जी थैंक यू शब्बीर भाई। सबसे पहले GB TV का आप लोगों ने ये नशिस्त जो है यहाँ पे इसका एहतमाम किया। तो आज हम म्यूज़िक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के म्यूज़िक के हवाले से। तो जो आप कह रहे हैं कि आपके अंदर कैसा एक जज्बा था जब आपके सॉन्ग हिट हो रहे थे, तो मेरे 2-3 एल्बम्स पहले लाइव रिकॉर्डिंग्स के बन चुके थे गिलगित बल्तिस्तान में, जिसमें शायरी इम्तियाज़ हुसैन शेखी की ज़्यादातर थी। तो गाने में अपनी तरफ से सारा इंपुट डालता था गानों के अंदर कि लोग सुने, अच्छी धुनें बने, अच्छा म्यूज़िक ऐड हो। तो वो सारी कोशिश बहुत ही बेकार चली जाती अच्छा, थी। उसका वो समझ नहीं मिला। उसकी ये वजह होती थी कि जब आप लाइव रिकॉर्डिंग के लिए माइक के सामने खड़े होते थे तो एक खौफ होता था कि आपने 6 या 7 मिनट का गाना गाना है तो कहीं बीच में मिस्टेक ना हो। सबसे अच्छा, पहला तो उस वक्त आप लाइव गाते थे लाइव 6-7 गाते थे। मिनट जितना भी? जी। तो आपके जहन में जब खौफ हो तो आप फुली सॉन्ग के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते, कंसंट्रेशन आप लूज़ कर जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। कभी कोई म्यूजिशियन गलती कर बैठता था, कभी रिकॉर्डिंग सही नहीं होती थी, बहुत सारे फैक्टर्स बार बार उसको गाना जी। पड़ता होगा। और रिकॉर्डिंग्स के मेन इश्यूज़ होते थे कि आप बहुत अच्छा गा लेते थे, खुश भी होते थे यार मैंने अच्छा गाया, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग में सुनते थे तो इम्पैक्ट कुछ अच्छा नहीं आता था। ये बहुत सारे इश्यूज़ थे। और मैं बहुत सारे जो नेशनल इंटरनेशनल गाने हैं वो सुनता था और मैं सोचता था कि यार इनके तो बड़े अच्छे गाने हैं और हमारे ये क्या है, इस बीच में क्या राज है। तो मुझे पता लगा कि वो तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और ये जो हम कर रहे हैं लाइव कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग करके देखते हैं। तो अब इसमें ये था कि ज़फ़र साहब की जो शायरी है इनकी बुक मेरे पास थी। अच्छा, उस वक्त तक आपकी कोई मुलाकात नहीं थी? मुलाकातें होती थी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है। पहली दफ़ा कब आपकी इनसे मुलाकात हुई? जब ज़फ़र वक़ास साहब DC अस्तोर थे। अच्छा। तो उस वक्त अस्तोर में इनके ऑफिस में मुलाकात हुई थी, फिर इनके घर में। आप इनको जानते थे एज ए पोइट, शायर? जी बिल्कुल। इनका घराना तो एक कल्चरल है शुरू से। सही। अपना खालिक ताज साहब से लेके सबको वो फॉलो कर रहे थे हम।
तो फिर मेरे जहन में था कि इनकी जो शायरी है स्मूथ भी है, धुनें भी अच्छी बनेंगी, और जिस एज की शायरी मैं गाना चाहता हूँ वो भी है। जैसे एक गाना इनका उससे पहले था, मैनोम गा हना कौन थे यारो मजा हनुस्मा इश्क के कुमारो मजा। तो इस तरह की शायरी भी मैं गाना चाहता था, थोड़ी सी हल्की शायरी जो लोगों को एकदम से आम फहम हो, ज़ुबान पे आ जाए जैसे। तो फिर उस बीच अब हमारी कनेक्शन कैसे बननी थी, तो मैंने इनको फिर कोई रिकॉर्ड करके, जो इनका एक गाना था इनकी बुक से उठा के, गज़ल ज़ुबान अटेगस सरासर जियान अटेगस। ठीक। तो इनके छोटे भाई हैं मंजर, मुझे मिले मंजर को, मैंने कहा ज़फ़र साहब को देना आपने सीडी। ठीक। तो फिर उन्होंने सुना, सुनने के बाद इनको अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर एक स्टूडियो की तरफ हम बढ़े। तो पहला जो एल्बम था हमारा मोरिक थे ने, हाँ। तो उसमें मोरिक थे ने हमने जो गाया वो इस तरह का एक उठने वाला सॉन्ग था। हाँ। फिर उसके अलावा एक चिलासी बीट के साथ था, अपना बज़मी बीट के साथ, डिफरेंट टेस्ट के साथ। मुझे ये लगा कि अब अगर मैं 6 गाने रिकॉर्ड करता हूँ तो 6 के 6 गाने डिफरेंट टेस्ट के, डिफरेंट अंदाज के हों, कंपोजिशंस डिफरेंट हों। ठीक है। जब आपने ये कर बैठते हैं, जब आपने ये मोरिक थे ने गाया जी, उसके बाद उसका जो रिस्पांस आया, तो तब आप मुतमईन थे उसको देख के कि जी हमने सही गाया, ये जो इंटरनेशनल लेवल है उसका है इस लेवल पे? जी, स्टूडियो रिकॉर्डिंग तो वो अच्छी ही थी, तो मुझे लगा था कि अच्छा होगा, लेकिन क्लिक कब हुआ कि ये जो गाना है ये उठेगा, जब मैंने परफॉर्म किया लोक विरसा में। लोक विरसा में गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा इवेंट होता है सालाना, तो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान चतराल का जितना भी क्राउड है वो सारा गैदर होता है। तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया मोरिक थे ने एल्बम, बल्कि इनॉग्रेट किया उसी प्रोग्राम के बीच में हमने, जो वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो उसमें जैसे ही मैंने अपना मोरिक थे ने एल्बम का गाना टाइटल सॉन्ग स्टार्ट किया, तो एक क्राउड जो नीचे था सारा का सारा स्टेज पे आ गया, और मैं तो गुम हो गया स्टेज। अच्छा। मोरिक थे ने ज़बरदस्त। तो वो एक क्लिप हमारे पामेर टाइम्स ने शेयर की थी, तो उसके बाद वो क्लिप वायरल हो गई। एकदम से इतना बड़ा क्राउड है और गाना भी एक नया है मोरिक थे ने, तो वो बहुत ही हज़ारों की तादाद में फिर मिलियंस में चला गया। फिर वो मिलियंस में चला गया, फिर तो बियॉन्ड बाउंड्री वो चला गया उसके बाद। जी। तो फिर उसके बाद हम गिलगित आए, काफ़ी जो भी गाना रिलीज़ होता है उसका जो रिज़ल्ट मिलता है विद इन अ मंथ 2 मंथ्स, अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगता है उसका रिज़ल्ट मिलने तक। ठीक है। तो यहाँ आके हर एक की ज़ुबान पे मोरिक थे ने ये आम हो गया था गाड़ियों के पीछे। ज़फ़र साहब, इंस्पिरेशन क्या है आपकी ये शायरी के पीछे? यार हमारी परवरिश, जैसे सलमान ने कहा कि उस माहौल में हुई, वालिद साहब के साथ अदबी महफिलों में आना जाना था, तो तमाम सीनियर्स के साथ ताल्लुक़ रहा। ज़ाती तौर पर इंसान की ज़िंदगी कई मराहिल से गुज़रती है। सही। कलामी माफ़, क्योंकि आप एक ट्रेजरी से भी गुज़रे हैं, आपके जो साहिबजादे थे बहुत बड़ी ट्रेजरी थी, तो लोगों का ये भी ख्याल है कि जो दुख दर्द आपकी शायरी के अंदर समोया है, कहीं ये इधर से तो नहीं आया है? उसका भी एक यकीनी बात है, रद्द-ए-अमल तो होगा, हर चीज़ का होता है, और जानवर अपने ऑफस्प्रिंग से इतने अटैच्ड होते हैं, तो इंसान को तो होना ही चाहिए। वो तो हमारे जिस्म का हिस्सा, रूह का हिस्सा, फैमिली का हिस्सा, तमाम ज़िंदगी का हिस्सा, और ये तो रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे आपके ज़िंदगी के जो हादसात छोटे मोटे होते हैं, ये साथ आपकी तहत शऊर में, लाशऊर में आपके साथ होते हैं। आप चाहे उनको शऊरी तौर पर फोकस न भी करें, लेकिन जब आपसे कोई चीज़ निकलती है तो उसमें उसका असर लाजिमन होता है। कि एक एज थी, आई वॉज टू यंग, जब मुझे हॉस्टल शिफ्ट किया गया, तो उस एज में माँ बाप से अलग होना, वो चीज़ गिलगित से अलग होना। वो क्या एज थी भाई? आई वॉज 11 जी, जब मैं 7th क्लास में कैडेट कॉलेज रज़मा चला गया। तो वो जो गिलगित के बारे में ज़्यादातर ख्यालात आते हैं, शायद ये उस ज़माने में अंदर साइकोलॉजी में बैठ गए हैं, तो वो इस वजह से शिनाज़ मोहब्बत भी ज़्यादा हो गई होगी। हाँ, शिनाज़ से मोहब्बत भी ज़्यादा हो गई, अपने लोगों से अटैचमेंट ज़्यादा हो गई, गिलगित से अटैचमेंट ज़्यादा हो गई। सही। तो आप एक इल्मी घराने में आपने आँख खोली, और आपके सामने अगर आप इसको चैलेंज कहें तो आपके वालिद साहब की शक्ल में बहुत बड़ा चैलेंज था कि जिनको आपने अचीव करना था, इस चैलेंज को इससे बेहतर करना था। तो अब आप एक पोजीशन पे हैं, एक मकाम आपका है दोनों साइडों पे। अगर आप इसको, आपका जो करियर है, आप सेक्रेटरी हैं, वो भी इस लाइन के आदमी थे, तो दोनों साइडों में
यकीनन उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन आपने एक परफेक्शन दी है दोनों साइडों में। हम शायरी की बात करते हैं तो आज कैसा फील करते हैं, उनको सामने देखते हैं तो अपने आप को फ़ख्र होता है? आप देखिए, किस तरह की feelings हैं? तो मैं ज़माने के एतबार से देखना चाहता हूँ हर चीज़ को। ठीक है, वो अपनी जनरेशन और अपने ज़माने के एतबार से बहुत बेहतर थे, ठीक है जी। फेयर एनफ। वो चीज़ें चूँकि इवोल्यूशन है हर चीज़ में, True. तो आज की जनरेशन जो है उसने यकीनी बात है उनसे सीखा है, उनसे अच्छा होना चाहिए। शुना में एक कहते हैं ना, उस्ताद जो शागिर्द बर निकाय, सही। तो बर निको क्या वाजी, एक तो ये है। सेकंड चीज़, इसी को आगे बढ़ाते हुए आप ये देखें, हमारे बाद के जो लोग, इवन सिविल सर्विस की आपने बात की, तो सिविल सर्विस में हमसे हमारे बाद आने वाले ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। मुझे ये एतराफ़ करने में कोई दो राय नहीं है, मुझे शुबा नहीं है, और इसमें मैं कोई शर्म महसूस नहीं करता। ऑब्वियसली उनका एक्सपोजर मुझसे बेहतर है, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे इदारे में पढ़ा है, तो हर जनरेशन पिछली जनरेशन से बेहतर होनी चाहिए। यही तरक्की है, यही प्रोग्रेस है। अगर ये नहीं है, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो फिर आपको रिकन्सिडर करना चाहिए। इवन आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले आपने जो शेर कहे थे, आज उन पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र कर रहे हैं, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए कि शायद आपकी 15 साल में ग्रोथ नहीं हुई है। अगर आपकी ग्रोथ हुई होती, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आती। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आपकी इस वक्त किताबें कितनी हैं, अगर एल्बम्स कितने हैं? उर्दू में तो खैर मेरी 2 किताबें पब्लिश हुई थी। मैं बेसिकली उर्दू लिखता था, ठीक है, बहुत अच्छी न सही लेकिन लिखते थे। शिना में मेरी 3 किताबें कंपोज तैयार पड़ी हैं, लेकिन उसको बुक फॉर्मेट अभी देना है। तो इस साल एंड तक उम्मीद है कि हम एटलीस्ट उनमें से 2 किताबें पब्लिश करा लेंगे। बाकी एल्बम्स मैंने गिने तो नहीं हैं, लेकिन होंगे कोई 8-10 कम। अच्छा, सही। तो उर्दू में भी आपकी हैं शायरी है, और शिना में भी, लेकिन उर्दू में वो मकाम हो सकता है मुझे ज़्यादा इल्म ना हो, नहीं हासिल कर सके जितना शिना में आप सुपर हिट हुए। आपकी बात दुरुस्त है। आपके गाने जो हैं वो पाकिस्तान के बाहर भी, जिधर जिधर गिलगित बल्तिस्तान की ज़बानें बोली जाती हैं, लोग वहाँ पे गुनगुनाते हैं, बड़े फ़ख्र से गुनगुनाते हैं शिना। और इसकी मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि उर्दू बेसिकली बहुत बोली जाने वाली ज़बान है। इंडिया, पाकिस्तान, इवन सब कॉन्टिनेंट के बाकी छोटे मोटे ममालिक में भी, आप नेपाल जाएँ तो वहाँ भी आपको उर्दू बोलते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी, लोगों को आती है, समझ, बोल सकते हैं। अफ़गानिस्तान, उर्दू सब कॉन्टिनेंट से बाहर भी बोली जाती है, समझी जाती है। इवन कनाडा, जापान और इंग्लैंड और यूएस में रहने वाले पाकिस्तानी और फिर लिख रहे हैं, लाखों की तादाद में शायद होंगे, अगर मैं मुबालगा नहीं कर रहा तो। नसरी अदब भी, नज़्म भी, शेरी अदब भी, लाखों की तादाद में। और फिर हम जो बड़े शहरों से दूर मुज़ाफ़ात में बैठे हुए लोग हैं, अच्छा लिखते हैं। खुशी मोहम्मद तारिक साहब मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनको। अमीन ज़िया साहब हैं, ताज साहब लिखते हैं, राही लिखता है, दुखी साहब हैं, बहुत सारे। अच्छा, बल्तिस्तान के ज़ीशान हैं, एहसान दानिश हैं, हशमत साहब हैं, बहुत सारे हैं हमारे यार दोस्त लिखते हैं। लेकिन मसला ये है कि चूँकि ये मेन अदबी मराकिज़ से बहुत दूर बैठे हैं, साल में कभी एक आध दफ़ा ये बेचारे वहाँ जाके किसी मुशायरे में परफॉर्म करते हैं, या साल 5 साल में कोई एक आध पाकिस्तान से कोई शायर अगर गिलगित आता है या स्कर्दू आता है, इससे आप वो मार्केट को एक्सेस नहीं कर पा रहे। जब आप ऑडियंस तक नहीं पहुंचेंगे तो आपका लिखा हुआ उस तरह रिकग्निशन भी नहीं मिलती है, अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती है। गालिब ने कहा ना कि वो न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह। मेरी ज़ाती राय ये है कि सिले की परवाह हो न हो, सताइश की तमन्ना शायर को ज़रूर होती है, ज़रूर होती है। और जब सताइश नहीं होती है तो तहरीक मर जाती है। सही, काफ़ी सीरियस किस्म की बातें हमने की हैं। सलमान पारस बैठे हैं और हम इनसे कुछ ना सुने, ये कैसे हो सकता है? क्या सुना रहे हैं आप सलमान हमें? जी, आपने मोरक्खने एल्बम का जिक्र किया था, तो उस एल्बम में बहुत सारे ऐसे गाने थे जो सोलो टाइप के थे। ठीक। तो क्योंकि वो हमारा एक ऐसा एल्बम था जिसकी वजह से एक म्यूज़िक में एक टर्न आ गया गिलगित बल्तिस्तान की। सही। और दूसरा, आप ज़फ़र साहब से पूछ रहे थे कि इनकी उर्दू शायरी, तो गिलगित बल्तिस्तान की जो प्रमोशन हुई है, शायद मैं समझता हूँ इनकी जो उर्दू शायरी है, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, ए जान वतन जानान वतन, सही, हम गिलगित बल्तिस्तानी हैं, हम दिल से पाकिस्तानी, लाइक इस तरह के बहुत सारे नगमे हैं। सही बात। तो इन नगमों ने गिलगित बल्तिस्तान की प्रमोशन में बहुत रोल प्ले किया। आप यूट्यूब में जाके देखें, सोशल मीडिया पे मिलियंस व्यूज़, हाँ, और लोग जो है ना उस पर कमेंट करते हैं
पूरी दुनिया से कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत प्यारी जगह है, हम विज़िट करना चाहते हैं। तो ये प्रमोशन है, टूरिज़म प्रमोशन, आपका म्यूज़िक प्रमोशन, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी आपने फरमाइश की है गाने की, तो मैं उसी एल्बम से एक सोलो गाना है जो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसको ट्राई कर लेता हूँ। सही। मगम यार मजा करे एक बेफैसला गानों, मगम यार मजा करे एक बेफैसला गानोश, जुदा बोक हौसला गानोश, यार बिताब मेहर सिलसिला गानोश, बो तू जो उम्मीद एक नुश गिला गानोश, यार बिताब मेहर सिलसिला गानोश, बो तू जो उम्मीद एक नुश गिला गानोश। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। Thank you. अच्छा, जब ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान से हमारा ताल्लुक़, आपका ताल्लुक़, सबका ताल्लुक़, तो जिस माशरे में हम रह रहे हैं और जिस फील्ड को आपने चुना है, कितनी किस्म की, किस तरह की मुश्किलात आपको, कोई हौसला अफजाई भी मिली? मुश्किलात तो यकीनन। जी, यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने स्टार्ट लिया था म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स पे, तो उस वक्त काफ़ी सारी रेजिस्टेंस थी फैमिली की तरफ से कि यार क्या करने जा रहे हो, इस फील्ड का गिलगित बल्तिस्तान में कोई इमेज ही नहीं है, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं ज़्यादा, तो ऐसे इस तरह के कमेंट्स मिलते थे। तो लेकिन मेरे अंदर एक क्रेज़ था, जहाँ भी मुझे लगता था कि कोई शो होने जा रहा है, किसी तरह पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता, कोई रिकॉर्डिंग्स करने की कोशिश करता, तो वो फिर अंदर का क्रेज़ रुकता नहीं है, आप रोक नहीं सकते उसको, जितने भी आपको रेजिस्टेंस हो। तो वो चीज़ें मुझे नहीं पता था कि मैं किस मोड पे चला जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं, बस मेरा शौक था। तो वो एक था कि शुरू में कमेंट्स ऐसे मिलते थे कि आप गलत कर रहे हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये वो। तो जब से गाने काफ़ी बहुत फेमस होने लगे, लोगों की ज़ुबान पे आने लगे, लोग, एक होता है कि आपको पहचानने लगे कि ये कौन है, सलमान फारिस कौन है, तो फिर उसमें ये होता है कि आपकी फैमिली भी खुश होती है कि आप, उनको एक फ़ख्र होता है कि यार लोग जानते हैं, अब सपोर्ट है इस टाइम, सपोर्ट है। ठीक है। तो फिर दोस्तों की तरफ से जो आप के लिए रिप्लाई मिलता है, वो सारी चीज़ें, और फिर जो अप्रिसिएशंस हैं वो हमारा लेवल अप कर रहे होते हैं, एनर्जाइज कर रहे होते हैं हमें। सही। तो इस बीच जैसे मोरक थे ने सॉन्ग आया था, तो उसके बाद मैंने कहा यार और एल्बम्स बनाएंगे और बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एल्बम था, ज़फ़र साहब की शायरी थी, मगिली तो हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आया सितमगार, मैं यार सितमगार। तो सोशल मीडिया में हम कमेंट्स अक्सर देखते हैं, तो बहुत कम ही लोग मेरे ख्याल से बुरे कमेंट्स देते हैं। हाँ, कमेंट तो शायद ही कोई इस तरह के आते हैं, क्योंकि वो क्योंकि लोग जो बुरे कमेंट देने वाले हैं शायद सोशल मीडिया पे कम है। ज़फ़र साहब। जी जी जी। और एक चीज़ जो मैं बताऊं कि अब जो है ना, उस गाने के बाद, उस एल्बम के बाद एक चेंज जो आया गिलगित बल्तिस्तान में, पढ़े लिखे लोग आ गए, यंगस्टर्स आ गए। अच्छा। क्योंकि वो रोल मॉडल बना लेते हैं। ज़फ़र वकार क्या कर रहा है, एक अच्छा प्रोग्रेसिव आदमी है, अच्छी पोजीशन में है, तो साथ में कर रहा है, दोनों चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, लोगों को प्रूफ मिल रहा है। ठीक है। ज़फ़र मिल साहब, रहा है। आपने बहुत सारे यंग लोगों को एक्सप्लोर किया, ख़वातीन भी इस फील्ड में आ गई, कैसे आप इनको कैसे आप मतलब एक्सप्लोर करते हैं? क्योंकि लोग तो बहुत आपको कांटेक्ट करते होंगे, फिर उसमें से छांटी करना, फिर आवाज़ किसकी मैच कर रही है, नहीं कर रही, फिर परमिशन, हम जैसे गिलगित बल्तिस्तान जैसे माशरे में, हम वैसे अभी तक मशवरे से, हमने आपस में किसी एक की डिक्टेटरशिप अभी तक नहीं अच्छा। है, नहीं है। जी हाँ, इवन ये है कि अगर एल्बम सलमान का है तो इनपुट हम, जो हमारा क्लोज सर्कल है, सबसे लेते हैं, डिस्कशन, क्रिटिसिज्म सबकी उसके ऊपर हम बर्दाश्त करते हैं। कि जाबिर को भी सुनेंगे, शेर खान से भी राय लेंगे, हमारे जो दूसरे दोस्त हैं जो परफॉर्मेंस में एक्टिवली नहीं हैं लेकिन पस मंज़र में रहकर हमारे साथ जिनकी इनपुट है, उनसे भी डिस्कस करके चीज़ें हम फाइनल करते हैं। तो जब भी कोई नई आवाज़ आती है, हम कोशिश ये करते हैं कि उसको मिल बैठ कर सुनें, उसको एसेस करें, एवेलुएट करें, वो इस लेवल पे है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, फर्स्ट जो मोरक थेने के अंदर एक फ़ीमेल सिंगर की वोकल्स यूज़ हुए थे, तो वो सलमान के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन थी, तो उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग करवाई थी। उसके बाद फिर हम आपस में डिस्कस करके, और विदाउट परमिशन हमने किसी को अलाउ नहीं किया। हमने कहा जी बाकायदा
फैमिली से अपने कंसल्ट करेंगे। अगर वे जो थे उन्होंने जो record वो DW बेग ने कोऑर्डिनेट किया था और आप थे। तो बहरहाल हमने विदाउट परमिशन ऑफ द फैमिली हमने किसी को अलाउ नहीं किया है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको शौक़ है, जिनकी फैमिली चाहती है, इवन अब जो सितमगार में बच्ची हैं वो कोई 12-13 साल की बच्ची हैं और बड़ी पढ़ी लिखी बीकन हाउस में पढ़ रही हैं, उनकी मदर पढ़ी लिखी, तो उनको मदर को खुद शौक़ था कि भाई मेरी बच्ची की आवाज़ अच्छी है, मेरी बच्ची सिंग करना चाहती है सिंगिंग, तो आप इसको चांस दे दें। अच्छा शनाज स्पीकिंग है तो और ज़्यादा हमें भी शौक़ हुआ कि भाई तलफ़ुज़ प्रोनंसिएशन अच्छा अदा करेंगे। बाज़ जो ख़वातीन थी जिनके साथ हमें ऐसा फील हो रहा था कि शायद उनको शना के ऊपर अबूर नहीं है, वो शना स्पीकर नहीं है, तो बड़ी मेहनत की होगी आपने उनके ऊपर। यकीनी बात है कि उनकी फिर काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको आप अप्रिशिएट करते जाएंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। आप म्यूज़िक को जो लोग कहते हैं कि जी आप बिल्कुल नीचे एक लेवल से उठा के बाम उरूज पर पहुंचा दिया, मुश्किलात हम जैसे गिलगित बल्तिस्तान की सोसाइटी में जहाँ पे हमने कंटिन्यूसली काफ़ी अर्से तक देखा कि वायलेंस भी रहा और बहुत मुश्किल है कि इस मरहले पे आप इसको उठा के लेके आए, तो चैलेंजेस हैं बहुत सारे। सच्ची चैलेंजेस थे, चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस रहेंगी। मैं आपको गुजारिश करूं कि सबसे पहले तो चैलेंज ये है कि मुआशरे में एक्सेप्टेबिलिटी उस ज़माने में जैसे आपने खुद कहा उस तरह की नहीं थी। फ़त लबड़ मुशाक ने गाय दिन शकत ये कमेंट होता था कि गाय दो एक नेगेटिव सेंस में, उससे लोग लिटरेरी कोई इस्तेफादा तो नहीं करते थे, जस्ट इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया था जो कि शायद वो समझते थे कि भांड का काम है, ये किसी संजीदा आदमी का काम नहीं है। अब जैसे सलमान कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लड़के शेर कहते हैं गायकी और इस फील्ड में आ रहे हैं, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। सेकंड एस्पेक्ट हमारे पास हार्डवेयर का न होना, कि आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, वो मौसीकार नहीं हैं। देखिए ना, अब लोग ये भी गिले करते हैं कि आपकी फलां गाने में पश्तो टच आया है करके। ठीक, एक बात तो ये है कि ये टच जो है अदरवाइज भी पर्शियन, ताजिकी, शिना, ख्वार, वखी, ये जो ज़बानें हैं पश्तो, इनमें ये टच रहेगा क्योंकि ये टच इनमें इनबिल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक दूसरे से बोरो करते रहे हैं। जानली साहब का बड़ा मशहूर गाना था, मेरी ममूचा मा खुदा ले नरगा से कोजन थे मैं हाल हवाले, ठीक है जी, कितनी मखमूर हैं तुम्हारी आंखें, स्ता दस्तरगो पश्तो में है, ठीक है जी, वो बोरो हुई हैं चीज़ें ना जी। मैं कॉपी करने को अप्रिशिएट नहीं करता, उसका चरबा करने को अप्रिशिएट नहीं करता, इनोवेशन को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमारे गिलगित का कोई बंदा शनाज स्पीकर मोहम्मद रफ़ी को गाए उर्दू में, वो जितना भी अच्छा गाए उसमें शनाटच ज़रूर होगा। ठीक बात, क्योंकि उसकी परवरिश उस तरह हुई है, उसकी ज़बान शना पे आदी है। जब वो हैदराबादी उर्दू या लखनवी दिल्ली वाली उर्दू करना चाहेगा, कोई ना कोई मसला कहीं ना कहीं से आप पकड़ लेंगे उसको। कराची वाले आज भी हमें जो खान साहब कहते हैं तो पीछे कोई वजह है ना, बिला वजह तो नहीं कह रहे, शायद हमारा तलफ़ुज़ और लहजे में कुछ है मसला। ठीक से लाइकवाइज जब आप वहाँ जाएंगे और वहाँ का म्यूज़िशियन जो बांसुरी बजाता है, वहाँ का गिटार प्लेयर या ऑर्गन प्लेयर, उसको आप कहेंगे शना बजाओ, उसकी उंगलियाँ शुरू से पश्तो या हिंद को बजा के आदी हैं। ठीक है, वो जो शना बजाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक आध झलक उनके अपनी साइकोलॉजी से उधर दर आएगी उसकी उंगलियों के ज़रिए। ये हमें एक्सेप्ट करना है, या तो अपने म्यूज़िशियंस पैदा करने हैं। और इस फील्ड की तरफ अगर कोई म्यूज़िशियन आता है, आप माशरे में उसको कितना मकाम देते हैं, कितना इनकरेज करते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं। तो ये तमाम क्रिटिसिज्म के बाद हम ये एक्सपेक्ट भी करें कि म्यूज़िशियंस भी हमारे होंगे, कंपोज़र भी हमारा होगा, शायद वक्त चाहिए हमें। और एक और चीज़ यहाँ मैं इजाफ़ा करूँ फिर आगे जाएँ, जो मैंने एक कहा ना कि हम गिला बहुत करते हैं प्रैक्टिकली। वो फराज साहब कहते हैं ना कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हमने अपने हिस्से की क्या शम्मा जला, अगर आप कहते हैं सलमान ने फ़लाँ जगह अप टू द मार्क नहीं है, तो यार आप आए ना अप टू द मार्क किसी चीज़ के साथ, फिर हम बात करें कंपैरिजन करके। आपने कुछ किया ही नहीं है और इनको। और दूसरी बात, हम बैठकर हर चीज़ में सरकार को देख रहे होते हैं कि सरकार हम में मसालियत करवाए, सरकार हमारी सड़क बनवाए, सरकार हमारी रिकॉर्डिंग भी करवाए एल्बम की। यार सरकार का ये काम नहीं है। सही।
तो यही आप यही सवाल इसी पर आता है कि सरकार तो नहीं कर रही है, तो एक्सपेंसेस कितने आते हैं जब आप एक एल्बम बनाते हैं, आप लोगों को एक्सप्लोर करने से लेके इसको एंड प्रोडक्ट करने तक? इट डिपेंड्स कि अगर आप जाके महीना बैठेंगे तो बहुत आपके एक्सपेंसेस उठेंगे, ठीक। लेकिन हम ये करते हैं कि ज़्यादातर काम इधर करके जाते हैं, सही। बीट्स ऑलरेडी वहाँ रिकॉर्डेड हैं, ठीक। तो मैक्सिमम आपने वो जो ट्रैक स्टूडियो को पे करना होता है, बाद स्टूडियो सस्ते भी हैं कि 5000 से शायद स्टार्ट लेंगे, कंट्रीब्यूशन से आप चलाते हैं इसको? बसा औकात की, और कंट्रीब्यूशन बाहर से हम नहीं लेते, आपस में मैं हूँ या सलमान है या दूसरे तीसरे हैं, तो अगर इसके पास कोई रिकॉर्डिंग करा रहा है, मीनवाइल कंपोजर ने डिमांड कर दी तो इन्होंने पे कर दिया, इनकी जेब में अगर कम है तो मुझे कॉल कर दी, मैंने कर दिया। सेल्फ हेल्प बेसिस पर हम लोग, और ये करना सेल्फ हेल्प बेसिस पे है। अच्छा, इससे आपको रिटर्न अगर आप उम्मीद करते हैं वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं। आप या फेम कमा सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें बैक वक्त अच्छा, नहीं है बदकिस्मती नहीं हो साहब यहाँ पे। आखिरी सवाल है, मुश्किल सवाल है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। आपने बहुत सारे गुलकारों के साथ जिनको आपने खुद ही लेके आए, इंट्रोड्यूस करवाया, किसको बेहतर समझते हैं? आपके एक साथ तो सलमान बैठे हैं, जाबिर हैं, बहुत सारे, हर एक का अपना मकाम है, हर एक का अपना टच है, टेस्ट है, अलग टेस्ट है। जैसे मैं शेर खान की आवाज़ को ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ, ठीक। उसकी आवाज़ प्योर ट्रेडिशनल है, इवन उसका प्रोनाउंसिएशन मैं एंजॉय करता हूँ। मैंने कहीं पहले भी कहा था कि वो शेर खान जब मक्ते पे आता है, ज़फ़र प्रोनाउंस नहीं करके ज़फ़र कहता है, मैं उस ज़फ़र को भी एंजॉय करता हूँ, बिकॉज वो हमारा लोकल टेस्ट है ना, कि हमारे ज़बान में शना में फ़े नहीं है, फ़े उर्दू या अरबी से हमारे अंदर आया है, हम फे वाले हैं, तो वो ज़फ़र को ज़फ़र प्रोनाउंस करता है, मैं उसको भी एंजॉय करता हूँ। अच्छा, जाबिर है, जाबिर लाइव कंसर्ट का सिंगर है, बहुत मॉब को हिप्नोटाइज करना जानता है। सलमान जो है परफेक्शन का कायल है, स्टूडियो में बैठेगा, अपनी जो भी चीज़ ये मार्केट में लाना चाहेगा उस पर कम से कम 6 महीने कम से कम लगाता है कि उसको बैठेगा, पॉलिश करेगा, उसमें चीज़ें इनोवेशन करेगा, मुझसे कंसल्ट करेगा कि इसको मैं ऐसा कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है। तो बाज़ औक़ात ये हमको भी कंफ्यूज कर देता है। अच्छा, इस हद तक ओवर कॉन्शियस है चीज़ों का, तो हम अपने हल्के में इसको वहमी समझते हैं। लेकिन ये है कि ये परफेक्शन का है और मेहनत ज़्यादा करता है, सुरीली आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा, तीनों की अपनी ऑडियंस है, ठीक है। जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, मॉडर्निज्म पसंद करने वाले लोग हैं, वो सलमान को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जो क्लासिकल और फोक टच वाले हैं, वो जाबिर और शेर खान को ज़्यादा पसंद करते हैं। सही, टाइम महदूद है, बहुत सारे सवाल अब रहते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सलमान से पूछूं, लेकिन हमें टाइम का भी ख्याल रखना है। हमें यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इंटरनेट की भी इश्यूज़ हैं, अपलोड करने में भी बहुत सारे मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल मैं इससे पहले कि वाइंड अप करूँ, सलमान साहब ये बताएं कि आपको किस तरफ से ज़्यादा कॉलें आती हैं, किस तरह के गानों की फरमाइशें आपसे होती हैं? अक्सर आपसे, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं, तो वो कौन सा गाना है जिसको ओवरवेलमिंग लोग कहते हैं कि जी आप यही गुनगुनाएं? उसमें ये होता है कि जिस तरह आपने अभी कहा था कि मैं आप लोगों के गानों से पहले शना गाने सुनता ही नहीं था, आपने कहा। जी बिल्कुल। तो इसी तरह लोग यही कहते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब से आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स की हैं तब से हम शना सुनने लगे। तो ये लैंग्वेज प्रमोशन है, ठीक है। दूसरे एक बंदे के कमेंट्स मुझे याद हैं और वो मुझे अक्सर मैं डिस्कस करता हूँ कि वो कहीं कनाडा में बैठे हुए हैं और मुझे काफ़ी मेरा नंबर ढूंढ रहे हैं कि बात हो सके। तो वो उन्होंने मुझे आकर कांटेक्ट किया, कॉल की, बात हो गई। तो उनका कहना ये था कि गिलगित बल्तिस्तान का तो मैं हूँ, गिलगित बल्तिस्तान का हूँ और शुरू से बचपन से मैं बाहर रहा हूँ। तो मुझे वहाँ थोड़ा सा ये होता कि थोड़ा सा मॉडर्न हूँ, तो लोगों के साथ मिसफिट फील कर रहा हूँ जब भी मार्केट में जाता हूँ, तो ऐसे वैसे, तो इस वजह से थोड़ा सा बेरंग सा लगता था। और जब से आप लोगों का म्यूज़िक हमने सुनना शुरू किया तो वो एक कलरफुल लगने लगा है, गिलगित बल्तिस्तान दोबारा अट्रैक्ट करने लगा है। तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं जो हमें उठाते हैं और इंकरेज करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे। नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से हमें यहाँ प्रोग्राम रोकना पड़ रहा है। किसी और प्रोग्राम में दोबारा किसी और नशिश में हम ज़हमत देंगे। दोनों हमारे मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।